Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे. आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लिविंग बीइंग का कैरेक्टर. तो मैंने आपको बहुत सारे बताए थे जैसे मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, इंटरैक्शन और आपको बताया था बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने आपको. मेटाबॉलिज्म भी आपको मैंने बहुत डिटेल से बताया था. आज मैं आपको ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है जो कि मैं लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए हम लोगों ने लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे. अब मैं सेपरेटली एक एक करके ले रही हूं. अब मैं आपको बताने वाली हूं रिप्रोडक्शन के बारे में. 10th क्लास में जितना है अगर उतना आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उतना ही आपको पढ़ना है. पर क्योंकि चैप्टर शुरू किया इसलिए सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे. व्हाट इज लिविंग के बाद अब मैं आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेने वाली हूं लिविंग का वो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन अपने आप में एक पूरी कहानी है. लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है. ये हम सब लोग जानते हैं. जानते हैं कि नहीं जानते, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. तो लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए वी नीड टू डू द रिप्रोडक्शन ताकि आपके बच्चे आए और आपका नाम रोशन करें. ठीक है, उनके बच्चे आए तो उनका नाम रोशन करें और नहीं करते तो नाम डुबा दो. पर आएगा तो मतलब लाइफ की कंटिन्यूटी है. ठीक है. Now, reproduction is one of the fundamental characteristics of the living organism. ठीक है, it is one of the fundamental characteristics of living organism. इसका मतलब यह है कि no reproduction, no continuity of the life, no characteristics of the living organism. ठीक है, तो आप जीवित है मतलब ये कि हम ये मानते हैं कि अगर आप स्वस्थ है तो बच्चा पैदा करने की शक्ति है अपने पास. ठीक है. It can be defined as the production of new individual of the same kind by the grown up individual. ठीक है, हम ये मानते हैं कि अगर कोई ग्रोन अप इंडिविजुअल है, हम ये मानते हैं कि कोई यंग वन है, हम ये मानते हैं कि कोई जवान हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी और वुमेन है तो वो एक बच्चा पैदा कर सकते हैं. ठीक, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड. हमें नए इंडिविजुअल को पैदा करना है जो कि बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देते हो. ठीक है. नाउ it is the characteristics exhibit the living organism which can be produce new young ones by their own kind. ठीक है, तो हम ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैं ह्यूमन बीइंग की ही क्यों बात करी मैडम, आपको ह्यूमन बीइंग बहुत पसंद है. मैं इंसान ही हूं भाई, तो ह्यूमन बीइंग तो पसंद ही होंगे ना. तो अगर मैं बात करूं किसी बकरी की तो बकरी का बच्चा बिल्कुल बकरी जैसा दिखाई देगा. अगर मैं बात करूं किसी गाय की तो गाय का बच्चा गाय की तरह दिखाई देगा. अगर मैं किसी बात करूं किसी गेंडे की, राइनोसेरॉस की, तो उसका बच्चा उसकी तरह दिखाई देगा. मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस व्हिच लुक्स लाइक देमसेल्व्स. ठीक, लुक्स लाइक देयर पेरेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिप्रोडक्शन. आई डोंट थिंक सो कि ये आप लोगों को पता नहीं. तुम लोग इतने प्यारे बच्चे हो मेरे, तुम लोग इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट हो. ये डायग्राम देखते ही समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो मेल स्पर्म है अपने पास. ठीक है, ये है अपना मेल स्पर्म और ये है फीमेल एग. डन. इन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये है आपका स्पर्म और ये है एग. जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है. स्पर्म जो होता है ये होता है सिंगल एंड, मतलब इसके पास होते हैं 23 क्रोमोसोम. इस कंडीशन को आप कहते हैं हेप्लॉइड कंडीशन. कौन सी कंडीशन? हेप्लॉइड. ठीक है. अगर 46 होते तो कितना होता? डिप्लॉइड कंडीशन. ठीक, इसीलिए अगर 46 होता तो मैं 2n लिखती और क्रोमोसोम कितने होते? 46. ठीक है. फीमेल में भी होता है सिंगल एन, इसे भी आप हेप्लॉइड कंडीशन कहते हैं. ठीक, 2n क्यों लिख रही हूं मैं, अभी तो मैंने n बोला. ठीक है, तो ये हो गया n. ठीक, तो फीमेल और मेल इन दोनों में हेप्लॉइड क्रोमोसोम है. जब ये दोनों 23 जब दोनों में आपस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. तो फॉर्म होता है जाइगोट. क्या बनता है? जाइगोट. और जाइगोट के पास होता है 2n. क्या होता है? 2n. So if the male is combined with the female, they fertilize the sperm and ova, then what will happen? The process is called as fertilization and the resultant is called as zygote. ठीक है. हाँ मैडम, इतनी बातें हमको पता थी, इतनी देर से आप बोल रही हैं, हमको सब पता है. ठीक है, चलो थोड़ा सा और आ जाओ. अब इसमें होगा बेटा सेल डिवीजन. क्या होगा? सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से बनेगा एम्ब्रियो. क्या बनेगा? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज द मास ऑफ सेल. वंस द एम्ब्रियो स्टार्ट
arranging their self, start more division, then what will happen? Then the embryo will convert it into the baby, which is a very cute baby. ठीक है, then delivery हो जाएगी, बच्चा बाहर हो जाएगा. This is the whole process of the reproduction. I don't think so कि तुम्हें ये पता नहीं है. ठीक है, तुम्हें सब पता है, सब. ठीक है. So this is the whole process of the reproduction, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि जब sperm ओवा से fertilize करता है तो ये zygote बनाता है. जाइगोट बनाने के बाद जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो और डिवाइड होता है और क्यूट सा बेबी बनता है जिसे मदर डिलीवर करती है. आ जाओ आगे. अब हर ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसा रिप्रोडक्शन हो, क्या ये जरूरी है? नहीं, मुझे आज बता ही दो तुम. आज तो तुम बता दो मुझे कि हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसा रिप्रोडक्शन हो, ये जरूरी है? नो. हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसा रिप्रोडक्शन हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. जितने भी लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अभी अपन लोग क्लासिफिकेशन इसके बाद चैप्टर में आएगा. ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसा रिप्रोडक्शन हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. और छोटे ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप का रिप्रोडक्शन है, हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. अब मेरी बात को प्यारे बच्चों ध्यान से समझना. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से. ठीक है, तो सिर्फ आप मेरे लेक्चर देखना, आपके एनसीईआरटी कवर हो जाएगी. ठीक है, तो देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ कितना पेरेंट चाहिए? एक पेरेंट चाहिए. हाँ, बहुत ये इनको आप हल्के में मत लेना. अगर ये सोच रहे हो कि छोटे मोटे जाने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो घपाघप अपन लोग सड़क में पानी पूरी जो है तो खाते हैं, इसमें भर के यही रहते हैं जो अपन को दिखते नहीं है. घर पहुंचते तक पेट में एक भड़बड़ाहट और सरसराहट होती है और पता चला दूसरे दिन डायरिया हो गया, तीसरे दिन एडमिट कराना पड़ा. तो आप इनको बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, क्योंकि आपको ये लगता है कि सिर्फ सिंगल सेल से बहुत सारी सेल बना लेती हैं. जो दिखता नहीं है ना, हमेशा वही खतरनाक होता है. तो इनको आप मेनली नेकेड आइज से तो जनरली नहीं देख पाते हम लोग, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है. और इनमें 2 पेरेंट की जरूरत भी नहीं है. एक सिंगल पेरेंट जो है वही डिवाइड होकर 2 सेल बना देता है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके बारे में बात करूं मैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि स्पर्म एंट्री ले. अभी आ जाओ. ये देखो स्पर्म यहां से एंट्री लेगा. अभी रुक जाओ, थोड़ा सा हो जाने दो पहला, जब स्टार्ट शुरू होगा तब बताऊंगी आपको. देखो ओहो, ये ओवा है, स्पर्म एंट्री ले रहा है. स्पर्म आ गया, स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया. अब ये न्यूक्लियस और ओवा फ्यूज होने के बाद जाइगोट डिवाइड हुआ. डिवाइड होने के बाद सेल जाइगोट पर डिवाइड हो रहा है, 4 सेल बनी. 4 सेल के बाद पूरा एम्ब्रियो बन गया और बेबी बन गया. तो कुल मिला के इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इफ द 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इफ द 2 पेरेंट इज इन्वॉल्व 2 ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, चलो आ जाओ. आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं जाके रिप्रोडक्शन की. आ जाओ. चलो अब एक एक करके थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को. हालांकि ये आपको पता होगा, पर क्योंकि हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो अपन इसको स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब नोट्स इज परफेक्ट. आप इन्हीं नोट्स को अपने एग्जाम में एज इट इज छाप के आ जाना. ठीक है, आपको किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है. Asexual reproduction mode, the new individuals are produced from specialized or any unspecialized part of the single parent with or without the involvement of gamete formation. मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें नया इंडिविजुअल बनाने के लिए किसी भी 2 पेरेंट की जरूरत नहीं है. इसमें सिंगल पेरेंट ही जो होता है वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड एमीबा डिवाइड बाय द फिजन टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, फिजन आप लोगों को दिखाने वाली हूं अब मैं कि बैक्टीरिया, सम ऑफ द एल्गी, सम ऑफ द अमीबा, ये लोग अपने आप को डिवाइड करते हैं फिजन के माध्यम से. आ जाओ, मैं थोड़ा फिजन बता दूं आप लोगों को. चलो देखिए. सो इट इज द डायग्राम ऑफ द ब्यूटीफुल अमीबा. मैडम अभी ये तो आप बोल रही थी कि अच्छा नहीं होता है. अरे यार, अभी मान लो ना कि ब्यूटीफुल है. तो ये एक अमीबा है. ठीक है,
विच इज फुल्ली ग्रोन, बढ़िया बड़ा हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है इसको। अब क्या करना है, इसे डिवाइड करना है भाई साहब, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं आप कि डिवीजन जो प्लेन है वो ये है, यहां से डिवीजन शुरू हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस टोटली डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद यहां से प्लेन जो है बना और दो सेल अलग अलग हो गई। ये हो गई इसकी डॉटर सेल्स। ये क्या है, इसकी डॉटर सेल, ठीक है। अब आपने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि यहां पर इक्वल डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का। हमने ये देखा कि यहां पर न्यूक्लियस का भी इक्वल डिवीजन हो रहा है और यहां पर साइटोप्लाज्म का भी इक्वल डिवीजन हो रहा है। आई बात समझ में कि यहां पर दोनों जो है पार्ट ऑफ द सेल का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का भी और साइटोप्लाज्म का इक्वल। तो दोनों सेल में इक्वल न्यूक्लियस जाएगा और इक्वल साइटोप्लाज्म जाएगा। डन। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि क्या है भाई साहब, मैं क्या पैरों से लिखती हूँ क्या, पर लेट इट बी। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना। तो सेल में न्यूक्लियस भी इक्वली डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड होगा। नाउ आपने इसमें यह देखा कि इसमें जो सेल है वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, 1 से 2 में। इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। डन 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 डन। तो हमने ये देखा, ध्यान से समझेंगे, हमने ये देखा कि एक जो सेल है वो 2 में कन्वर्ट होती है। एक जो सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है बराबर बराबर डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी बराबर डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। कभी कभी लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसको छोड़ देती हूं, यहीं पे हूं मैं। अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, प्लाज्मोडियम की, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया फैलाता है। इसमें होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। ध्यान से समझें कि इसमें होता है मल्टीपल फिजन, ओके। मल्टीपल फिजन का मतलब आप ये सब पढ़ भी चुके होंगे 10th क्लास में, आई होप। अगर नहीं पढ़ा तो 10th क्लास का वीडियो देखिए। मल्टीपल फिजन का मतलब ये है कि एक से आपने बहुत सारी सेल्स बनाई। एक से आपने क्या की, बहुत सारी सेल्स बनाई। तो फिजन का मतलब ये है कि इट इज अ mode of asexual reproduction. Fission is what? It is the mode of the asexual reproduction. इसमें क्या होता है कि एक जो सेल होती है वो 2 में भी कन्वर्ट हो सकती है और एक सेल बहुत सारे रूपों में भी, मतलब बहुत सारे प्लाज्मोडियम में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड एज फिजन। आपने इसमें देखा कि इसमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। एक ही जो बॉडी है वो बहुत सारे अमीबा और प्लाज्मोडियम बना दिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज इन सच प्रोसेसेस the parent body undergoes the division to form 2 or more individual, number of cells increases, ठीक है। इस प्रोसेस में बॉडी जो होती है वो डिवीजन करती है। डिवीजन करने के बाद एक सेल भी बन सकती है और उससे ज्यादा भी बन सकती है, ये मैंने आपको बताया, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। तो ये देखिए डिवाइड हो रही है सेल एक। इट इज नॉट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअली इट इज द डिवीजन ऑफ सेल। एक से देखो कैसे 2 में कन्वर्ट होती है, बीच से ऐसे फैलेगी, ये बीच से दबी और फिर अलग हो गई, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम्स विद द ग्रोथ, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एकदम एक जैसे होते हैं। मतलब अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ होनी है मतलब तब कब होगी, जब रिप्रोडक्शन होगा। बॉडी में ग्रोथ हो रही है मतलब क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन होगा। आई बात समझ में, ठीक है। आई बात। अब ध्यान समझना, ह्यूमन बीइंग कितना भी ग्रोथ हो जाए पर हो सकता है कि उसको रिप्रोडक्शन नहीं करना है या नहीं हो पा रहा है, तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली जो सेल्स होती हैं अगर वो बड़ी हो गई हैं तो ऑटोमेटिकली कट के 2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग जो है ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, ग्रोथ हो जाएगी, रिप्रोडक्शन हो या नहीं हो ये दूसरी बात है, ठीक है। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों इंक्लूसिव इवेंट हैं कि अगर आपकी सेल है तो बड़ी हो जाएगी, जब ग्रोथ फुल्ली हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कट के 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतना नहीं है, तुम 150 किलो के भी हो जाओगे ना, और तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो तुम नहीं करो। सो इट इज द एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। ओके, नाउ बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो फटाफट से कंप्लीट करें। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है,
लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है, लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग टेक्स प्लेस। अच्छा हाँ, तो ये हो गया फिजन वाला, हो गया पहला प्रोसेस, आपको समझ में आया फिजन, तो ये मैंने आपको क्या समझा दिया, फिजन। अब मैं आती हूं दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, विच इज व्हाट, विच इज द बडिंग। ठीक, आ जाओ इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड द हाइड्रा, ठीक है, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट का नाम अपन लोगों ने कहां सुना, बताइए मैडम। ईस्ट का नाम हम लोगों ने सुना है ब्रेड बनाने के लिए, बिल्कुल सही सुना है। तुम इतना सही सुन कैसे लेते हो भाई, मुझे भी बताना है ट्रिक, ठीक है। तो ईस्ट जो अपन लोगों ने सुना है जनरली वो ब्रेड बनाने के लिए सुना है, ठीक है। और हाइड्रा अपन ने कहां सुना है, अरे नहीं सुना क्या, कोई टेंशन नहीं, अभी 2 मिनट के अंदर सब सुना देते हैं आपको, ठीक है। तो इन द लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड द हाइड्रा बडिंग टेक्स प्लेस इन विच न्यू इंडिविजुअल आर रिप्रोड्यूस इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ कॉल्ड एज बड, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से समझना ना, कि सपोज दैट कि ये एक हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा जो होता है ना, इसके अंदर रीजनरेशन का पावर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। और मतलब कि एक छोटा सा भी बड इनने बनाया तो वो छोटा सा बड पूरा एक हाइड्रा बना सकता है। आप देखना कैसे होता है, देखो ये पानी पे लगा हुआ है हाइड्रा, ग्रीन कलर का, बहुत ही तिलमिला रहा है, हु। अब ये हाइड्रा जो है, इसके जो बाल, जो भूतनी जैसे इसके बाल दिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज टेंटिकल्स। क्या कहते हैं, टेंटिकल। टेंटिकल अभी मैं पढ़ाऊंगी सारा, थोड़ा सा बता देती हूँ। टेंटिकल जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, ये बताता है। टेंटिकल का काम होता है जो भी खाना है उसको ट्रैप करके अंदर लाओ, ठीक है। नाउ ये इसका हाइपोस्टोम मतलब माउथ, ठीक है। अब इसका छोटा सा बड बना, देखो बड बन रहा है, देखो बन रहा है ना, बड बन रहा है, देखो बड जो है, अब जब बड क्या है, कट के नीचे गिर जाएगा, अटैच हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये इतना ही बड़ा हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। ऐसी ही बडिंग होती है ईस्ट में, कि जब ईस्ट फुल्ली ग्रोन हो जाता है तो उसके बाद जिसे एक छोटा सा बड निकलता है, वो बड उससे निकलकर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद वो एक नया ईस्ट बना लेता है, ठीक है। तो जो आउट ग्रोथ निकल रही है उसे हम कहते हैं बड, ठीक है। These bud first growth on the parent body and then separated from it give rise to new individual। अभी यही बताया ना थोड़ी देर पहले कि ये जो बड होते हैं ये मेन बॉडी से लगे हुए होते हैं, और फिर जब पेरेंट फुल ऐसे बच्चा तक का पैदा होता है, जब पेरेंट फुल्ली ग्रोन हो जाता है, सेम इनके साथ भी है कि जब इनका पेरेंट फुल्ली ग्रोन हो जाता है तो बाजू से एक बड निकलता है, बड नीचे गिर जाता है और फिर सेम वो पेरेंट जैसा ही हाइड्रा बना लेता है। अब इसमें तुमने कहीं देखा कि मम्मी पापा का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नो, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट, ओनली 1 एंड दे विल गिव राइज टू द न्यू हाइड्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रैगमेंटेशन। मैं बिल्कुल लिटिल बता रही हूं, छोटा छोटा, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन इज द अनदर मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ये जनरली मैंने देखा है माइक्रोस्कोप में कि ये जनरली होता है स्पायरोगायरा में, ठीक है। स्पायरोगायरा को स्पायरोगायरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पाइरल एल्गी होता है। क्या होता है ये, एक स्पाइरल एल्गी। जैसे इसका एक और क्लियर डायग्राम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहीं पे देखो, मैंने फ्रैगमेंटेशन जनरली माइक्रोस्कोप के में किस में देखा है, स्पायरोगायरा में। आप इसमें देखना, पता है इसमें क्या बेहतरीन चीज है कि इसमें सब पूरे जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो ऐसे 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 स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस इतने स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हैं, इनको आप कहीं से भी कट करिए, कहीं से भी कट करिए, ये नया स्पायरोगायरा बना सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली जब आप नया सेल बनाते हैं तो यू नीड अ न्यूक्लियस। बाइनरी फिजन में ये रहता है कि बीच से ही कटते हैं क्योंकि न्यूक्लियस ही वहां है। यहां पर आप कहीं से भी काट दीजिए क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्पाइरल शेप में अरेंज रहते हैं। यहां से काट दोगे तो नया बन जाएगा, यहां से काट दोगे तो नया बन जाएगा, यहां से काट दोगे तो नया बन जाएगा। तुम कहीं से भी काट दो, नया स्पायरोगायरा तुम्हें मिल जाएगा, बिकॉज the nucleus will arrange into the spiral forms, so they have so many nucleus, so we can cut from anywhere, ठीक है। So this is the fragment 1 2 3, but what is the similarity in the 3? They can reproduce and they can gain or attain the size as is parents, ठीक है। तो ये बिल्कुल पेरेंट जैसा साइज का हो जाता है। Now ठीक है, तो देखो fragmentation is another mode of the asexual reproduction. In this the body of an organism, parent body breaks up into the 2 or more parts known as fragment, each of which grows like a parent or grows into a new individual. It is quite common in the filamentous algae, ठीक है।
स्पायरोगैरा इज अ फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, स्पायरोगैरा इज अ फिलामेंटस एल्गी, ओके। फंगस, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स एट द प्रोटोनियम स्टेज, ये बाद में बताऊंगी मैं आपको, विच अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसिस। तो ब्रायोफाइट्स में भी ये होता है, ब्रायोफाइट्स को आप काट के गिरा देंगे तो नया ब्रायोफाइट बना लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होता है ये एक फ्लैट वर्म होता है, ठीक है। प्लेनेरिया क्या होता है बच्चा लोग? फ्लैट वर्म होता है, ठीक है। तो टन टनाटन घंटी जो है तो बजाइए, अपने दिमाग को जगाइए, सो मत जाइएगा, क्योंकि जहां आपने सोया वहां आपने खोया, और जहां आपने खोया तो सब गवा दिया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। रीजनरेशन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। प्लेनेरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रीजनरेशन बच्चे लोग, बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? एक्चुअली आपको पता है कि प्लेनेरिया और हाइड्रा में भी, हाइड्रा भी एक रीजनरेशन का एग्जाम्पल होता है, पर क्योंकि वो बड बनाता है इसलिए बडिंग का भी वो करते हैं। जैसे स्पायरोगैरा को बहुत सारे लोग रीजनरेशन मानते हैं, पर वो फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। रीजनरेशन में प्लेनेरिया जो है इसमें आंखें होती है, तो तुमको लगता है कि प्लेनेरिया ऐसा ऐसा देखता है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। प्लेनेरिया देखता वेखता नहीं है भाई साहब, ठीक है। प्लेनेरिया के पास 2 आंखें होती हैं, इन आंखों को आप कहते हैं आई स्पॉट। इन आंखों को क्या कहते हैं हम लोग? इन आंखों को हम लोग कहते हैं आई स्पॉट। क्या कहते हैं? आई स्पॉट। ये आंखें देखने के काम नहीं आती हैं। एक्चुअली जब इवोल्यूशन हुआ अब मैडम आप रिप्रोडक्शन पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही? थोड़ा सा लिटिल सुन लो मेरी बात। तो प्लेनेरिया जो होता है इसके पास आंख जैसा एक एरिया होता है। प्लेनेरिया के पास आंख जैसा एक एरिया होता है। ये जो एरिया होता है इट इज द फोटोसेंसिटिव एरिया। इट इज द फोटोसेंसिटिव एरिया। फोटोसेंसिटिव एरिया का मतलब ये है कि जनरली ये आपके ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां लाइट ज्यादातर नहीं होती। इवन जितने भी फ्लैट वॉर्म्स होते हैं ना, वो जनरली उस एरिया में पाए जाते हैं जहां पर लाइट नहीं होती। तो जैसे ही इनके पास, जैसे ही इनके ऊपर लाइट जलाओगे ना, तो जैसे आपकी आंखों में लाइट जलाते तो कैसे करती है आपकी आंखें, ठीक वैसे ही इनके आंखों पे लाइट जलाओगे ना तो ये तिलमिलाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। तो इट इज कॉल्ड एज आई स्पॉट। दिस आर नॉट फंक्शनल लाइट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये एक प्लेनेरिया है, ठीक, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अब मैंने प्लेनेरिया को क्या क्या किया? मैंने प्लेनेरिया का, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने प्लेनेरिया का सर अलग कर लिया, ठीक है। मैंने प्लेनेरिया की, ठीक है, ध्यान से समझना, और मैंने प्लेनेरिया की पूरी इतनी बॉडी सिर्फ बचाई, ठीक। 2 कंडीशन है मेरे पास। एक, पहले ध्यान से समझना, पहली कंडीशन में मैंने सिर्फ सर बचाया, तो यहां पर सिर्फ क्या बचा है? हेड, ठीक। यहां पर सिर्फ क्या बचा है? हेड। इसको मैं बात मान लेती हूं टर्मिनल पोजीशन, ठीक है, और इसको मैं मान लेती हूं मिडिल पोजीशन, ठीक 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 ठीक। तो ये हो गया हेड, ये हो गया मिडिल पोर्शन, ये हो गया टर्मिनल। हेड बस अलग किया तो थोड़ी देर बाद पूरी बॉडी बन गई। ऊपर का आपने सिर्फ टर्मिनल पोजीशन बताया तो पूरी ऊपर की बॉडी डेवलप हो गई। सिर्फ बीच की बॉडी से हेड भी डेवलप हो गया और टर्मिनल पोजीशन भी हो गया। तो आपने क्या देखा कि इसमें हाई रीजनरेशन पावर है। प्लेनेरिया को आप 3 जगह से कट किया, ठीक है। आप लोगों ने प्लेनेरिया को क्या किया? 3 जगह से कट किया, ठीक है। प्लेनेरिया को 3 जगह से कट करने के बाद आपने क्या किया मुझे बताइए? प्लेनेरिया को 3 जगह से कट करने के बाद पहले आपने हेड बस बचाया, नीचे की पूरी बॉडी छोड़ दी तो पूरी बॉडी बन गई। फिर आपने नीचे का बचाया, ऊपर का पूरा हटा दिया तो पूरा ऊपर का बन गया। सिर्फ बीच का हटाया, ऊपर और नीचे का हटा दिया तो ऊपर और नीचे का भी बन गया। इट इज द हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर, ठीक है। नाउ प्लेनेरिया इज फ्लैट वॉर्म, exhibit an extraordinary ability to regenerate. It lost body part completely known as true regeneration, ठीक है। मतलब इनके पास कोई एक पार्ट भी रहेगा ना तो ये पूरी बॉडी बना सकते। तुम्हारे साथ ये नहीं है कि तुम्हारा मुंडी बस बचाएंगे तो पूरा शरीर बन जाएगा, ये शरीर बचाएंगे तो मुंडी बन जाएगी। नो नो नो, आपकी बॉडी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्लेनेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। This is a method of reproduction as new planaria developed by the splitting of parent planaria body either lengthwise or transversely. तो चाहे तुम ऐसा काट दो, ये नए बन ही जाते हैं। Now let's talk about the reproduction. अच्छा, reproduction का थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी, स्टेराइल बेचारे हैं ये, थोड़े से दयावान लोग हैं, इनके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले ये समझें, इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, अगर मैं प्लांट की बात करूं और एनिमल की बात करूं तो इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सब में कॉमन है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है।
इसमें गैमीट बनते हैं लाइक स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। और हमेशा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये दो ऑपोजिट पेरेंट्स के बीच में होता है, लाइक मेल एंड फीमेल। उसके बाद ये दोनों फ्यूज होते हैं और बनता है जाइगोट, जाइगोट डिवाइड होता है तो बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डिवाइड होता है तो बनता है बच्चा, ठीक है। तो स्पर्म ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इधर ये डायग्राम जो ये GIF आपको दिख रहा है, इससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अरे भाई साहब जल्दी आओ ना, अरे यार बड़ा स्लो है यार, बहुत ही स्लो प्राणी है ये। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आने दो आने दो आने दो, वेट करो वेट करो। हाँ, स्पर्म आया, अंदर गया, ओवर से फ्यूज हो गया। देखो जाइगोट डिवाइड हुआ, ध्यान समझो, डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ, देखो ध्यान समझो, ठीक। तो कुल मिला के ये क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं, क्रोमोसोम डिवाइड होंगे और उसके बाद ही दो बच्चा बना लेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज वी नो दैट कि रिप्रोडक्शन सब में होता है, ठीक है, पर कुछ बेचारों में नहीं हो पाता, ठीक है, नहीं हो पाता बेचारों में, तो इन्हें आप कहते हैं स्टेराइल और इनफर्टाइल, ठीक है। कुछ में नहीं हो पाता जिन्हें आप कहते हैं स्टेराइल और इनफर्टाइल, जैसे कि म्यूल, म्यूल इज द खच्चर, गधा और घोड़े का बच्चा इज द खच्चर। इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सामान उठाना, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ठीक है, ये प्रजाति ही स्टेराइल होती है। जैसे कि वर्कर बीज, जो मधुमक्खियां होती है ना, उसकी 3 पॉपुलेशन होती है, एक रानी, एक ड्रोन और एक वर्कर बीज। वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ये स्टेराइल होती हैं, ठीक है। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन कैन बी रिगार्डेड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर, reproduction can be regarded as the characteristics of a living organism but it is not their exclusive defining characteristics, ठीक है। ये एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, पर ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि सब में होना चाहिए, क्योंकि इनमें तो नहीं हो रहा है ना, तो ये एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि सब में ये हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आया, मजा आया? ये चैप्टर 12th में बहुत डिटेल से है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और लिविंग बीइंग का कैरेक्टर डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि NCERT के सीक्वेंस वाइज बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच।